हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। नए मॉक टेस्ट में यहाँ पे करने वाले हैं। एडमिट कार्ड आपका आ चुका है। एग्जाम में बहुत कम समय बाकी है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा कर लीजिए। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस हम करने वाले हैं बहुत ही शानदार है, यानी कि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रश्न देखिएगा, उसके बाद ही आप पूरा वीडियो लाइक करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेंगे, अगर पसंद आए तभी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आ रहे, जैसे यूजुअल शुरुआत करते हैं हम। तो हिस्ट्री के 5 क्वेश्चनों में से पहला क्वेश्चन देख लेंगे। तो कहते हैं अशोक का उसके किस शिलालेख में बुद्ध, शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है। ठीक है, अशोक का किस शिलालेख में बुद्ध, शाक्य और अशोक का नाम मिलता है। ठीक है, बहुत कम जगह पे उसका अशोक का नाम मिलता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मास्की लघु शिलालेख है। ठीक है, शिलालेख का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर पत्थर पर गोद करके लिखा जाता है। जब पत्थर पे खोद करके लिखा जाता है उसको यहाँ पे शिलालेख कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो मास्की लघु शिलालेख है इसमें इनका नाम अशोक और बुद्ध, शाक्य देखने को मिल जाता है। इंग्लिश में भी है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कहते हैं यहाँ पर कि महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे। ठीक है, महावीर कौन थे, सभी को पता है, जैन धर्म से ये संबंधित हैं और यहाँ पर ये 24वें तीर्थकर हुआ करते थे। तो 2 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे ज्ञात्रक की छत्री। ठीक है, ज्ञात्रक की छत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनके द्वारा जो यहाँ पे एक शिक्षा जोड़ी गई थी जो था ब्रह्मचर्य। ठीक है, याद रखें किसके द्वारा जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य, ये महावीर के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अब जैन धर्म में ही एक यहाँ पे संलेखना की प्रोसेस बहुत फेमस है। संलेखना की मतलब क्या होता है, जैसे बिना खाए पिए ही अपना प्राण त्याग देना ही संलेखना की प्रोसेस कहलाती है। चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने इसको अपनाया था, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, 3 में देखिएगा। तो कहते हैं यहाँ पर कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से संबंधित है। अब यहाँ पहला क्वेश्चन तो आपको इसी में मिल गया कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किसने बनवाया, तो याद रखेंगे वो देव प्रथम ने बनवाया। अब यहाँ पर कहते हैं किस राजवंश से संबंधित है, तो 3 का राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या, शाही गंगवंश राजवंश से। ठीक है, कौन से, जो शाही गंगवंश राजवंश है उससे ये संबंधित हैं। याद रखेंगे ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। ठीक है, चलिए उड़ीसा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे कि अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे आईने अकबरी कहा जाता है। ठीक है, अब जो आईने अकबरी है ना, ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये एक पार्ट है अकबरनामा का। ठीक है, अकबरनामा का जो पार्ट है उसको आईने अकबरी कहा जाता है। तो उस पार्ट को आपको बताना है कौन सा है ये। तो 4 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ आपके तृतीय भाग को। ठीक है, जो आईने अकबरी है वो अकबरनामा का 3rd पार्ट है, उसी को आईने अकबरी जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा। तो कहते हैं कि जो मीर कासिम ने अंग्रेज़ों से संधि करके उन ज़िलों को अंग्रेज़ों को देना मंजूर कर लिया था, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए जब मीर कासिम के समय की बात है तो यहाँ पर उन्होंने अंग्रेज़ों से संधि कर ली। ठीक है, अब जब संधि उन्होंने करी तो हुआ क्या, उसमें कुछ ज़िले जो है उनको दे दिए गए, तो वही आपको बताना है। तो 5 का जो करेक्ट, थोड़ा सा ये टफ है एग्जाम मतलब क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान में देखिएगा। तो एक तो यहाँ पे वर्धमान हुआ करता था, दूसरा मिदनापुर था और चौथा जो था ये चटगांव, मतलब तीसरा वाला। तो सिलहट जो है इसके तहत नहीं आता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका सी ऑप्शन नंबर करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले में कहा गया कि किस ईस्वी सन में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था। ठीक है, अब मुस्लिम लीग जो था इसने एक अलग राष्ट्र का संकल्प कब शुरुआत करी, तो याद रखेंगे वो हो जाएगा 6 का राइट आंसर आपका डी वाला, यानी 1940 में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र की मांग कर ली या फिर उसको संकल्प स्वीकार किया कि अब हम पाकिस्तान बना के रहेंगे, और वैसा ही हुआ कुछ दिन के बाद। ये 1940 की बात है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर अवधि राष्ट्रीय आंदोलन के 5 क्वेश्चन आने हैं, तो उसको देख रहे हैं ना हम। ठीक है, तो कहते हैं 1853 में जब लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू करी वो किस किस के बीच शुरू हुई थी। अब लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले शुरू किया, रेलवे का इनका श्रेय जाता है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इनको कहा जाता है, हड़पनीत से संबंधित हैं। चलिए इसके ऑप्शन देखिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी को पता है, यानी कि मुंबई से ठाणे के बीच में ये चली थी। चलिए ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। तो कहते हैं महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या है। ठीक है, अब महात्मा गांधी
जो भारत आए थे 1915 में आए थे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। 1915 में आए थे वापस दक्षिण अफ्रीका से। अब यहाँ पर उनके द्वारा दक्षिण अफ्रीका में एक पुस्तक प्रकाशित करी गई थी, उसका आपको नाम बताना है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे इंडियन ओपिनियन, ठीक है। इंडियन ओपिनियन नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की गई दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं शांति निकेतन की स्थापना किसने करी थी। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। जो शांति निकेतन है ना, उसकी स्थापना किसने करी। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे रविन्द्रनाथ ठाकुर, ठीक है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जो हैं उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना करी, ठीक है। किसने, शांति निकेतन की स्थापना करी। अब उससे पहले गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था, ठीक है। 10 में देखिए, तो गांधी जी के नाम के पहले जो महात्मा जोड़ा गया वो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। कब, चंपारण सत्याग्रह जब होता है उसी के समय इनके पहले महात्मा जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अब यहाँ पे भूगोल के आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाने, भूगोल के आपके 5 क्वेश्चन हैं, उसमें से लेते हैं। ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारत में यहाँ पर सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है, जो पर्वत शिखर दिए हुए हैं, ठीक है। डोडा बेटा जो है सबसे ऊंची चोटी कहाँ की है, ये नीलगिरी पर पहाड़ियों की है, ये बिल्कुल सही सम्मिलित है। फिर कंचनजंगा की बात कर लेते हैं तो ये हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। अमरकंटक की बात करें तो ये कहाँ पे है, मैकाले में है। और गुरु शिखर जो है ये अरावली पर्वत श्रेणी श्रृंखला है, ठीक है। याद रखेंगे 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आप चलिए अगला देखें यहाँ पे। तो कहते हैं कि जो अन्ना सलाई की पहाड़ियाँ हैं, अन्ना मलाई है बेसिकली, अन्ना मलाई की जो पहाड़ी है, इलायची की पहाड़ी और पल्लनी की पहाड़ियाँ कहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। अन्ना मलाई, इलायची की पहाड़ियाँ और पल्लानी की पहाड़ी कहाँ पे पाई जाती हैं। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये अन्नामलाई में ही पाई जाती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए। तो कहते हैं यहाँ पे कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, ठीक है। यानी कि लेटीट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया वो कितना है, तो आपको बताना है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिए, डिट्टो 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। क्योंकि हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित जलप्रपातों एवं राज्यों के उगमों से युग्म असत्य है, ठीक है। जो असत्य है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिएगा 14 में होगा क्या, बेसिकली यहाँ पे देखें, जो जोंग है वो आप सभी को पता है कर्नाटक में स्थित है, धुआंधार मध्य प्रदेश में है, हुंडरू झारखंड में है। लेकिन यहाँ पे जो आपका पापनाशम है ना, ये आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं स्थित है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बी जो है वो यहाँ पे असत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 में कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम पर्वत शिखर है, ठीक है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। बेसिकली इसको K2 के नाम से भी जाना जाता है। तो गॉडविन ऑस्टिन जो है ये आपका भारत का सबसे ऊँचा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर पूरे विश्व की बात करते हैं तो सभी को पता है वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है। लेकिन वो कहाँ पे पड़ता है, वो नेपाल में पड़ता है, इसीलिए इंडिया का वो नहीं कहा जाता है, ठीक है। 16 में कहते हैं कि जो पद है हरित, आप देखिए 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आएंगे, ठीक है। जो टर्म है हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको ग्रीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, तो वो किस पे जोर देता है बेसिकली। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे सस्टेनेबल विकास पर, ठीक है। चिरस्थायी जो विकास है, बेसिकली यहाँ पे जो सस्टेनेबल विकास है उस पे ये जोर देता है, ठीक है। ग्रीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 17 में कहते हैं किसी देश में पैदा होने वाली निजी आय में किसे शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। किसी देश में पैदा होने वाली अगर निजी आय है तो उसमें क्या शामिल नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो 17 में देखिए तो होगा क्या, यहाँ पे देखिए जो विदेशी ऋणों पर वर्तमान भुगतान है ना, विदेशी ऋणों पर वर्तमान भुगतान होता है वो इसमें शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगले में कहते हैं ना कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, ठीक है। जो यहाँ पे मुद्रा है, ठीक है, ये जो मुद्रा होती है इसका प्राथमिक कार्य कौन सा होता है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विनियमन का माध्यम होता है। विनिमय का माध्यम क्या होता है, ठीक है, वस्तुओं का आदान प्रदान, ठीक है, सेवाओं या प्रोडक्ट का आदान प्रदान वस्तु मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। तो इसका सबसे पहले कार्य यही हो जाएगा कि विनिमय का माध्यम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह सब क्वेश्चन नंबर अगर देखिए 19 में, तो कहते हैं पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, ठीक है। जो पहली राष्ट्रीय आय समिति है जिसको नेशनल इनकम कमेटी कहा गया, तो वो सबसे पहले कब यहाँ पे बनाई गई, उसका गठन किया गया। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1949 में, ठीक है। कब, 1949 में सबसे पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 20 में देखिए तो कहते हैं भारत में सिंचाई के साधन हैं, ठीक है। जो भारत है इसमें सिंचाई के जो साधन हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिएगा आप सभी को पता है, एक तो नहरें भी हैं, तालाब भी है
और यहाँ पे कुएं तथा नलकूप भी हैं। तो उपरोक्त में से सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंचाई के माध्यम अपने इंडिया में अभी भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। नहरें सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, नलकूपों भी सबसे ज़्यादा होती है, तालाब से भी कहीं कहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखें यहाँ पे संविधान से, संविधान की बात करते हैं। 5 क्वेश्चन पूछे जाने इसमें। तो कहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, ठीक है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनको पद से कैसे हटाया जाएगा वो प्रोसेस आपको बतानी है। तो बेसिकली इस प्रोसेस में होता क्या है कि इस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदच्युति के संबंध में लागू होती है वही यहाँ पर इसके संबंध में लागू होगी, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उन पर जो लागू होता है उस वही चीज़ मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी लागू होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगले में कहा गया कि भारत में जो समवर्ती सूची का विचार ग्रहित किया गया वो कहाँ से लिया गया, ठीक है। समवर्ती सूची जो है इसका विचार कहाँ से, 3 सूचियाँ हैं, एक है संघ, ठीक है, दूसरा यहाँ पे राज्य और तीसरा क्या है ये आपका हो जाएगा समवर्ती सूची, ठीक है। बेसिकली समवर्ती सूची में क्या होता है, जो विषय होते हैं वो दोनों के लिए होते हैं, राज्य और संघ दोनों लोग उस पर कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो कहते हैं किस राज्य सरकार की अन्य अधिकारक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन, ठीक है। तो होगा क्या आपका राइट आंसर, ये आपको बताना है। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बिक्री कर, ठीक है। जो बिक्री कर है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24 में कहते हैं कि भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है परंतु वह स्वतंत्रता अंतर्निहित है, ये आपको बताना है। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वो देखिए हो जाएगा आपका अनुच्छेद जो 19 का पार्ट ए है उसी में मेंशन है प्रेस की स्वतंत्रता, जिसको चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको चौथा स्तंभ कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं ज़रूर। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 25 में देखिए तो कहते हैं कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, ठीक है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, इस उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है, ठीक है। चलिए देखिए तो 25 का राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है लेकिन नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, आप सभी को पता है कि जो आपकी पीएम होते हैं ना, ठीक है, उसके साथ जो मंत्रिपरिषद होती है उसके द्वारा नेतृत्व किया जाता है। ये सिर्फ यहाँ पे इंडिकेट करता है कि भारत का पहला नागरिक है, बाकी इसका कोई काम रह नहीं गया, आप इसलिए जाने तो, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, ठीक है। देखिए तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, व्हाट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए, वो हो जाएगा यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर देखिए 27 में तो कहते हैं निम्न में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। इसमें से देखिए कौन सा एक विटामिन है जिसको हार्मोन भी कहा जाता है। तो 27 का राइट आंसर होगा क्या आपके लिए, वो हो जाएगा यहाँ पर डी वाला, यानी कि विटामिन डी जो है इसको हार्मोन के तौर पे भी ट्रीट किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विटामिन डी जो है यह हार्मोन और विटामिन दोनों माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं, ठीक है। इसको एक बार इंग्लिश में पढ़िए जब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज into carbon dioxide and water in the presence of oxygen with the release of energy is called, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते क्या हैं, तो बेसिकली यहाँ पे साफ साफ आपको जो एरोबिक रेस्पिरेशन दिया हुआ है, ठीक है, वायु श्वसन का जो यहाँ पे परिभाषा दी है वही आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे कहते हैं वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। जो ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, जो वृद्धि हार्मोन है, जो ग्रोथ हार्मोन है, ये बेसिकली कहाँ से रिलीज होता है, कहाँ से सिक्रेटेड होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 29 का डी वाला, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सिक्रेट होता है, ठीक है। चलिए 30 में देखिएगा तो कहते हैं निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है, ठीक है। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है ये आपको बताना है। तरंग दैर्घ्य एक बार बता दी, इसको वेवलेंथ को कहते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी थी इसमें, वो हो जाएगा आपका बी वाला, यानी कि होती है इंफ्रारेड रेज, ठीक है। इंफ्रारेड जो होती हैं ये बता दूं कि आपको जो इंफ्रारेड होती है ये आपके टीवी के रिमोट में भी यूज किया जाता है। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, टीवी का जो रिमोट होता है उसमें इंफ्रारेड जो है अवरक्त किरणें जो होती हैं उनको यूज किया जाता है, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन हो गए। अब मैथ आ गया है, लेकिन हम उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले हम जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो आपका
ठीक करंट अफेयर का सेक्शन है, ठीक है। इनको पहले कर लेते हैं, 20 क्वेश्चन है, 10-10 क्या आएगा, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो पसंद आई हुई तो आप लाइक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 51, करंट अफेयर के 10 प्रश्नों की शुरुआत कर लेते हैं। तो कहते हैं जो वर्ल्ड चेस डे है यानी कि विश्व शतरंज दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 जुलाई, ठीक है। 20 जुलाई को हम यहाँ पर विश्व शतरंज दिवस यानी कि वर्ल्ड चेस डे है उसको सेलिब्रेट करते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि यूरोमनी द्वारा किस बैंक को दूसरी बार विश्व की सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है। यूरोमनी द्वारा एक बैंक है जिसको दूसरी बार उसको वर्ल्ड की सबसे बढ़िया बैंक के रूप में मान्यता दी गई। तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीबीएस बैंक, ठीक। कौन सी बैंक है, डीबीएस बैंक है, इसको ये अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा एवं जूनियर भारत तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। अब हर्षदा गरुड़ जो है इनका नाम याद रखिएगा, ये संबंधित हैं आपका वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्होंने जीता था एक पदक, वही आपको बताना है। 53 का करेक्ट आंसर होगा स्वर्ण पदक, ठीक है। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इनका नाम है हर्षदा गरुड़। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि जो बीसीसीआई है कि एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएंगे विनीत सरन, ठीक है। विनीत सरन को नियुक्त किया गया है बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर कि किस अनुसंधान को सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान 2021 से सम्मानित किया गया, ये आपको बताना है। तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान, बेसिकली यहाँ पर जो है नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर कि किस देश के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी। तो ये तो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देखिए जो बेन स्टोक्स हैं ये विराट कोहली का फेवरेट शब्द है, ठीक है। तो कहते हैं 56 में ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के इस समय ये जो लिमिटेड फॉर्मेट है उसके कप्तान भी थे। तो ये इन्होंने क्या किया, एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी इंडिया के ही खिलाफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहते हैं कि 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी, ठीक है। 2028 की बात करें हैं तो यहाँ पर जो आपका समर ओलंपिक है पैरा ओलंपिक गेम है इसकी जो मेज़बानी करी जाएगी वो करी जाएगी यहाँ पर लॉस एंजल्स के द्वारा, ठीक है। लॉस एंजल्स के द्वारा इसकी मेज़बानी करी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम सीधे प्राप्त करने पर लागू करने वाली पहली कंपनी बनी है, ठीक है। 5G स्पेक्ट्रम सीधे प्राप्त करने और लागू करने वाली जो पहली कंपनी बनी वो कौन सी हो जाएगी। तो देखिए 58। तो दोस्तों जो क्वेश्चन हम कर रहे थे वो था यहाँ पे कि हाल ही में किस कंपनी ने सीधे स्पेक्ट्रम प्राप्त किया और यहाँ पे उसको लागू भी कर दिया, तो उसी का नाम बताना है। तो ये हो जाएगी आपकी L&T, ठीक है। यहाँ पे जो आपका L&T टेक्नोलॉजी है इसके राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं 59 में रतन इंडिया पावर ने किसको अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा करी है, ठीक है। रतन इंडिया की बात कर रहे हैं तो इन्होंने अपना नया प्रबंधक जो निदेशक नियुक्त किया है वो कौन से हो जाएंगे। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्रजेश गुप्ता, ठीक है। ब्रजेश गुप्ता आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ। ये कई बार अभी हाल ही को क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो भारत को अब वो चीता ला भी दिए गए हैं, पीएम मोदी वाला आपने वीडियो देखा भी होगा। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा नामीबिया, ठीक है। नामीबिया से समझौता किया गया। अभी तो एक न्यूज़ भी आ गई, खुशखबरी भी आ गई हुई है, यानी कि एक छोटा बच्चा भी यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। ये खुशखबरी जल्दी आ गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों की शुरुआत कर लेते हैं। तो कहते हैं मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया, ठीक है। जो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार है यह किसके द्वारा शुरू किया गया। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट, ठीक है। भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट जो है इसके द्वारा मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार की स्थापना करी गई, यानी कि ये दिया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा,
भाई क्वेश्चन नंबर अगर देखिए 62 में, तो कहते हैं क्या कि हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी दिवस की अगर बात कर लेते हैं तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, सभी को पता है ये डेट। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाई जाती है, 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 63 में, कहते हैं कि भारत चीन युद्ध 1962 पर आधारित पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है। ठीक, भारत चीन युद्ध जो हुआ था 1962 में, उस पर आधारित पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी जो है उसके लेखक कौन है। तो 63 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए वाला, यानी कि जो लेफ्टिनेंट जनरल BM कौल है ना, वो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये आधारित पुस्तक जो है इसके लेखक हैं लेफ्टिनेंट जनरल BM कौल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहते हैं निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी डॉल्फिन पैदा हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी डॉल्फिन को यहाँ पे पैदा किया गया है टेस्ट ट्यूब की मदद से, ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 64 का, वो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पर नंबर सी, यानी कि हांगकांग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हांगकांग इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो स्थित है वो कहाँ है, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही आसान, श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जिस मूर्ति का अनावरण किया उनके रामेश्वरम स्मारक में किया गया, उन्हें कौन से वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, हो जाएंगे वीणा, यानी कि उनको वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन जो सही नहीं है ये आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप से बांग्ला में करी, यही आपका सेंटेंस पहले ही गलत मिल गया, यानी कि ये आपके सारे सही हैं। जो सही है उनको तो देख लीजिए भैया। तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में एक चैत्र समान नेता 22 मार्च को, अधिक वर्ष जो है 21 मार्च को होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया। रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल बांग्ला में रचित जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत को यहाँ पर दिया था। ठीक है, तो आपको पहला ही गलत हो जाएगा, याद रखेंगे, यही सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहते हैं जो आपका अद्वितीयक प्रयोगात्मक शहर ओरीविले कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओरीविले कहाँ पर स्थित है, यानी कि यूनिक एक्सपेरिमेंटल सिटी ऑफ ओरीविले, ये कहाँ पर स्थित है। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, ये है आपका पुडुचेरी में स्थित है। कहाँ पे, पुडुचेरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आप 69, तो कहते हैं डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब करी गई थी। ठीक है, पिन कोड प्रणाली, जैसे अभी ने कहते बता देते हैं कि 6 अंक का पिन कोड आपको पता चलता है। ठीक है, इसी तरीके से इसकी जब शुरुआत हुई थी यहाँ पर वो थी 15 अगस्त 1972 को। ठीक है, 15 अगस्त 1972 को हुई थी। अगला क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पर कि नारा दो बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम से साथ संबंधित है। ठीक है, 2 बूंद जिंदगी की ये कौन सा कार्यक्रम है, तो बच्चे को पता होना चाहिए, वो हो जाएगा यहाँ पे पल्स पोलियो। ठीक है, पल्स पोलियो से जो कार्यक्रम संबंधित था उसका नारा हुआ करता 2 बूंद जिंदगी की। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। आप चलते हैं यहाँ पर किस तरफ, अगले क्वेश्चंस की तरफ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो चलिए हिंदी के 5 क्वेश्चन आने हिंदी ग्रामर के, उनको देखते हैं। तो कहते हैं छाती पर सांप लौटने का सही अर्थ क्या है। ठीक है, छाती पर सांप लौटना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाता है आपका यहाँ पर डी, ईर्षा होना, यानी कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे आपके आस पड़ोस वाला नौकरी पा जाता है तो आपकी छाती पर सांप लौटना लाजमी है। ठीक है, अब कहते हैं रामचरितमानस में कितने कांड हैं। ठीक है, जो रामचरितमानस है इसमें कितने सोपान हैं या फिर कितने कांड है ये आपको बताना है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए, वो होगा क्या, चलिए बी हो जाएगा, यानी कि टोटल कितने कांड है, 7 कांड हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 37 का राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है। चीफ की दावत इस कहानी के लेखक कौन है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए, वो हो जाएगा भीष्म साहनी। ठीक है, ये भीष्म साहनी की एक कृति है जिसका नाम है, कहानी है जिसका नाम है चीफ की दावत। अगला क्वेश्चन कहते हैं जिसे मरने की कामना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, जिसे मरने की कामना हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त करेंगे, तो वो होता है मुमूर्षा। ठीक है, ये जो मुमूर्षा है ये मरने की कामना है, मरने की इच्छा जताता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 40 में कहते हैं कि दुष्कर का विलोम क्या होगा। ठीक है,
दुष्कर का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। तो 40 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे सरल। ठीक है, दुष्कर का मतलब कहता है जो कठिन हो, और यहाँ पे सरल का मतलब सभी को पता है जो आसान हो, सरल हो। तो दुष्कर और विलोम शब्द होगा यहाँ पर आपस में, दुष्कर और सरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे है कि आपका इंग्लिश का पैसेज आना है, एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा, तो इसको हम देख लेते हैं। तो 41 से 43 के बीच में है, तो वीडियो पॉज कीजिए, इस पैसेज को पढ़िए। टैगोर के बारे में है, तो बहुत ही आसान है। तो चलिए हम भी इसको पढ़ लेते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने इस पैसेज को पढ़ लिया है। अब चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कहा गया कि टैगोर हैड द विजनरी पावर टू सी द फ्यूचर इन। ठीक है, कहते हैं टैगोर के पास एक विजनरी पावर थी फ्यूचर देखने की। ठीक है, तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा टू सीड ऑफ द प्रेजेंट इवेंट। ठीक है, कहते हैं टू सीड ऑफ द प्रेजेंट इवेंट, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो टैगोर एक्सप्रेस्ड हिज कंसर्न अबाउट द डेंजर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म एंड रेसिज्म इन हिज बुक। ठीक है, तो इन्होंने अपने बुक के बारे में जो रिलीजियस फैनेटिज्म और रेसिज्म की बात करी है, तो यहाँ पर वो क्या है। तो 42 का राइट आंसर होगा क्या, वो हो जाएगा यहाँ पे नेशनलिज्म। ठीक है, नेशनलिज्म इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है 43 में, विच आर द फॉलोइंग डिवाइड इन द सोसाइटी। ठीक है, कहते हैं ना कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी जो है किस में डिवाइड इस समय, ये बात अभी हमने पैसेज पढ़ी है, वो हो जाएगा यहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, यहाँ पर जातिवाद में विभाजित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे आपको सुपरलेटिव डिग्री बतानी है। ठीक है, ये सुपरलेटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप कंपैरेटिव में चेंज करना। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट विक्ड बॉयज। ठीक है, ये यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे होगा क्या, अगर हम यहाँ पे कंपेयर करने की, अब कंपेरेटिव डिग्री है तो कंपेयर करेंगे, तो कहते हैं ही इज़ मोर विक्ड देन मोस्ट अदर बॉयज। ठीक है, तो यह हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंपेरेटिव डिग्री में कंपेयर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इंग्लिश का। तो कहते हैं दे रैन आफ्टर द बस स्टैंड कुड कैच इट। ठीक है, तो यहाँ पे बताना आपको कौन सा इसमें गलत होगा। तो क्या होगा गलत यहाँ पर, देखिए कुड कैच इट, ये यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, कैन होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। तो यही आपका एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो एकदम सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले में यहाँ पर आपको रीजनिंग के 5 क्वेश्चन देने हैं। तो आपको कथन दिया हुआ है, इसका निष्कर्ष दिया हुआ है, चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला कथन जो पढ़ा गया है इसमें ये देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 46 है। ठीक, तो कथन कहता है कि जनसंख्या सबसे बड़ी प्रदूषक है। ठीक है, ये कथन बोला गया कि जनसंख्या जो है ये सबसे बड़ी जो है प्रदूषक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसके जो निष्कर्ष हैं वो क्या होगा, बढ़ी हुई जनसंख्या सबसे बड़ा संसाधन है, ये यहाँ पे एक बोला गया। फिर यहाँ पे बोला गया कि निरक्षर जनसंख्या गंदगी और हीनता के जनक है। ठीक है, जो हमको कथन दिया जाता है हम सिर्फ उसी की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रिलेट करना चाहें तो ये दोनों रिलेट नहीं हो रहे हैं, किसी भी तरीके से रिलेट नहीं हो रहे हैं। तो क्या होगा इसमें, ना तो 1 निहित करता है ना तो 2 निहित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगले में कहा गया है कि नीचे दिए गए श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, लुप्त आपको ज्ञात करनी है। तो ये बताए 2 का 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 11 का 13 हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए 1 का डी हुआ यानी कि +3 बढ़ा था। ठीक है, अब 2 का 4 हुआ यानी कि +2 बढ़ा है। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे और देखेगा तो ये आपका 4 का हो गया, यहाँ पर 12 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2 का 2 बार गुणा हुआ था, 4 का 3 बार गुणा, तो 12 हो गया। 12 को हम अगर 4 से गुणा कर देंगे तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, ये 48 हो जाएगा। अब देखिए ए में अगर हम 3 की बढ़ोतरी किए थे तब डी पाए थे। अब डी में यहाँ पर देखिए डी की वैल्यू होती है 4 और यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू होती है 7। तो इसमें 3 की बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो जी में अगर हम 3 की बढ़ोतरी करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 का मतलब क्या होता है, जे हो जाएगा। तो 48 जे मिल गया हमको। अब यहाँ पे देखिएगा तो 11 में 2 बढ़ाए तो 13 मिला था। 13 में अब यहाँ पे 4 बढ़ाएंगे 17 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 17 में अगर हम यहाँ पे कितना बढ़ाएंगे, 6 बढ़ाएंगे क्योंकि सब में बढ़ रहा है। तो 2 4 6 बढ़ेगा तो क्या होगा, 23 मिलेगा। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं, 48 जे 23 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पैटर्न था, बहुत ही आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर आपको डी जो है 10 दिया हुआ है और उसी तरीके से एच आई आपको बताना है। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, ई की वैल्यू यहाँ पे 5 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये 10 कैसे आया ये आपको बताना है। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे देखिए जो 49 वाला जो यहाँ पे बोला गया ना कि एच है, एच की वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, आई की कितनी होती है, यहाँ पे
आई की जो होती है वो 9 होती है, ठीक है, आई की 9 होती है। 8 और 9 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे 4 और 5 10 हो रहा था। अब ये बताना है कि कितना होगा। तो चलिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो हो गया क्या यहाँ पर, जल्दी से बताइए। तो आई होप इसको आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो हमने क्या बोला था कि डी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4 है, ई की वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो 5 को 20 कर दिया, 20 को हाफ से डिवाइड कर मतलब हाफ कर दिया गया है, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरीके से एच की वैल्यू कितनी है, 8 होती है, 9 की वैल्यू यहाँ पे होती है, तो 9 8 72 हो जाएगा। 72 को हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, वो 36 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होगा, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की कहती है, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे लड़का है, चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं लड़का है, ठीक है, लड़का है। तो लड़के का परिचय कराते हुए कहती है, मेरी माँ के भाई की इकलौती बहन का बेटा है, ठीक है। कहता है लड़की की, जो ये लड़की है तो लड़की की यहाँ पे माँ हो जाएगी। कहता है ना, कहती है मेरी माँ के भाई की इकलौती बहन, ठीक है। माँ का जो भाई है उसकी इकलौती बहन खुद इसकी माँ हो जाएगी, क्योंकि भाई का इकलौती बहन तो खुद हो जाएगी ना, माँ हो जाएगी। तो माँ कहते हैं इकलौती बहन का बेटा है, तो क्या हो जाएगा, ये तो देखिए यहाँ पे भाई हो गया, ठीक है। ये खुद इसका भाई, बेटी और भाई हो गया कि नहीं हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए ये हो गया।